नमस्कार। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के फेसबुक पेज पर मैं माधव राठौड़ जोधपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं, थोड़ा इसके बारे में कंफर्मेशन दे दें। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ ठीक ठीक से आप तक पहुंच रही होगी। जी नमस्ते नमस्ते सर। ठीक है, मैं आवाज़ को थोड़ी तेज़ कर लेता हूँ। साथियों, हम ऐसे एक वैश्विक महामारी के दौर में जी रहे हैं जहाँ पर सब लोग अपने घरों में बंद है, और एक ऐसे समय में जहाँ पर लोग चीज़ों को अपने तरीके से देख रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हम एक ट्रांजैक्शन फेस से गुजर रहे हैं। एक ऐसा फेस जहाँ पे वर्तमान पे हम खड़े होकर अपने अतीत को देख रहे हैं, जो हमारा रियलिटी था, वास्तव था, और हम भविष्य की तरफ भी देख रहे हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हमारी उम्मीद है। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि हम लोग एक मूल्यांकन के दौर में खड़े हैं, चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहते हैं अपने समय का। तो ऐसे समय में साहित्य में भी साहित्य के अतीत और भविष्य के मूल्यांकन पर बात की जानी चाहिए, और बड़ी जोर शोर से बहस भी चल रही है साहित्य के मूल्यांकन की, और कवि और कविता के मूल्यांकन की बहस तो बहुत बड़ी स्तर पे छिड़ गई है, और होना भी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि नए जो आने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें रन करती हैं, किस तरीके से सिस्टम चलता है। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में दो तरीके की विधाएं हमको देखने को मिलती हैं। एक तो जो केंद्रीय विधाएं हैं, और दूसरी वो जो हाशिए की विधाएं हैं या कथेतर विधाएं हैं। हिंदी साहित्य में हमेशा से केंद्रीय विधा को एक अपने तरीके से देखा गया। आलोचकों ने, पाठकों ने, समीक्षकों ने उसे उस तरीके से देखा, जबकि कथेतर विधा को वो मूल्यांकन या फिर वो महत्व नहीं दिया गया जो कि दिया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कथेतर विधा का विकास अभी अभी हुआ है, या फिर कथेतर विधा अपने आप में अपने चीज़ों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाती हो, ऐसा भी नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर देखें तो कथेतर विधा में चाहे नाटक हो, निबंध हो, यात्रा संस्मरण हो, डायरी हो, ये हिंदी साहित्य के शुरुआती जो प्रारंभ है, इतिहास है, उसके साथ ही इसका विकास हुआ है। चाहे वो कहानी का विकास हो, चाहे कविता का विकास हो, ठीक उसी तरह इन विधाओं का भी विकास हुआ। लेकिन कथेतर विधाओं पर कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, इसे हाशिए की विधा कहकर एक तरफ रख दिया गया। तो अब जब बहस छिड़ी हुई है, तो ऐसे समय में ये बात की जानी चाहिए कि जो कथेतर विधा है, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो डायरी हो या रिपोर्टाज हो, उस पर बात की जानी चाहिए। तो मैं राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मौका दिया, कि जब चारों तरफ से ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो युवाओं को मौका दिया जा रहा है इस मंच से, जो कि बड़ा मंच है, और साथ में ऐसी विधा पर बात करने का मौका दिया जा रहा है जिस पर बहुत ही कम बात हुई है। तो मैं राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ। और वैसे भी राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ पिछले कई सालों से बेहतरीन काम कर रहा है, साहित्य को आम आदमी तक, जनता तक, उनके बीच में ले गया है। गाँवों में भी यात्राएं की है राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ ने, और एक बड़ा जो
राष्ट्रीय स्तर का अभी प्रगतिशील लेखक संघ ने जो सम्मेलन किया था उस पर भी बात हुई, उनमें भी युवाओं को अच्छा खासा मौका दिया गया। और जो भी साहित्य से संबंधित जो भी इश्यूज़ है उसको राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ बराबर उठाता रहा है। तो इसके लिए मैं राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको डायरी विधा पे अपनी बात कहूँगा। वैसे डायरी तो पश्चिम का शब्द है, लेकिन हम जब अपने इतिहास की तरफ देखें तो बही खाता या बही या दैनंदिनी, ये शब्द हमें प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं। तो डायरी का एक पुराना और बड़ा लंबा इतिहास है, और डायरी आमजन भी लिखता है और एक साहित्यकार भी लिखता है। दोनों डायरियों को लिखने का एक अपना अपना अलग अलग ढंग है। आम आदमी जब डायरी लिखता है तो उसमें अपने जो दैनिक जो दिन जो काम काज है उसका हिसाब किताब रखता है, जबकि साहित्यिक डायरी होगी तो उसका जो शिल्प है, उसकी भाषा है, कथ्य है, उसमें एक अलग आपको देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से जो अंतर मुझे देखने को मिलता है वो है उसका रचाव। साहित्यिक डायरी का इतना अच्छा रचनात्मक तरीके से रचाव होता है कि जब पाठक पढ़ता है तो उसे ये लगता है कि ठीक ये मेरी बात है, और पाठक अपने आप को कनेक्ट करता है। इसलिए साहित्यिक डायरी का साहित्य में, साहित्य के इतिहास में एक बड़ा महत्व है और उसका एक अपना स्थान है। हम अगर वैश्विक स्तर पे बात करें लिटरेचर की तो विश्व के किसी भी लेखक ने अगर डायरी लिखी है तो उस डायरी का पाठकों ने भरपूर स्वागत किया है, उस पर बात की है, और होता भी है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि पाठक के मन में हमेशा से चाह बनी रहती है, ये जिज्ञासा बनी रहती है कि वो अपने प्रिय लेखक के एकांत के जो क्षण हैं या फिर उसके जो भीतर का संसार है उसमें वो किस तरीके से जीता है, उसके क्या सुख है, क्या दुख है, दर्द क्या है, वो चीज़ों को किस तरीके से देखता है, ये सब जानने की एक पाठक की हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए दास्तोवेस्की की डायरी, डायरी ऑफ ऑथर, काफ्का की डायरी और मारिया की डायरी, एना फ्रैंक की डायरी से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, जो बहुत ही फेमस डायरी है। तो इन डायरियों को बड़े चाव से पढ़ा गया और पाठक ये कोशिश करने लगता है, वो ढूंढता है कि लेखक का व्यक्तित्व कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, परिवेश क्या था, लेखक किस तरीके से दुनिया को बदलने की दृष्टि रखता था, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। अगर हम हिंदुस्तान की डायरी की बात करें, हिंदुस्तान के लेखकों की डायरी की बात करें, तो एक ऐसे लेखक हैं जिनका नाम आते ही हमारे दिमाग में डायरी कौंधती है, और डायरी का नाम आते ही हमारे जहन में उस लेखक का नाम आता है, मलयज। मलयज की डायरी एक अपने आप में अनूठी डायरी है जिनका कई खंडों में संपादन किया गया है। और नामवर सिंह जी तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी अंतरात्मा का आईना है। मलयज की डायरी के अलावा कृष्ण बलदेव वेद की जो डायरी है वो भी अद्भुत डायरी है। इसके अलावा बलराज पांडे की डायरी है, और निर्मल वर्मा की जो डायरी है, मोहन राकेश की डायरी है, रमेश साहा और रमेश उपाध्याय की डायरी है, वो भी जो हिंदुस्तान की जो हिंदी साहित्य की जो डायरियों में से प्रमुख रूप से गिनी जाती है, और उनको पाठकों ने बड़े चाव से पढ़ा है। इसके अलावा मैं राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के मंच से बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर राजस्थान की डायरियों, लेखकों की डायरियों पर अगर बात करूँ, तो जब केंद्रीय साहित्य अकादमी ने डायरी के इतिहास पर जब लिखने की बात की गई तो राजस्थान के डॉक्टर सत्यनारायण को इसका जिम्मा सौंपा, और सत्यनारायण जी ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और हिंदी साहित्य के डायरी का इतिहास लिखा। डॉक्टर सत्यनारायण जी की दो डायरी है, एक तारीखी खंजड़ी और दूसरी पिछले ही साल जो आई है, दुख किस कांधे पर। तारीखी खंजड़ी एक अपने आप में अनूठा गद्य है। अनूठा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो डायरी का जो फॉर्मेट था लिखने का, उस फॉर्मेट को उन्होंने तोड़ा था और एक अपने अलग तरीके से उस डायरी को लिखा, जिसको पाठकों ने
बहुत ही अलग तरीके से लिया और खूब पसंद किया। और उसके बाद जो पिछले साल जो डायरी आई है वो है दुख किस कांधे पर। तो दोनों डायरियों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि तारीखी खंजड़ी में डॉक्टर सत्यनारायण 50 साल से पहले की जो यात्रा है, जो एक युवा व्यक्ति किस तरीके से अपने संसार को देखता है या संसार को रचने की कल्पना करता है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और दुख किस कांधे पर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि 60 पार होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का लेखा जोखा किस तरीके से देखता है और वो संसार को निष्कर्ष के रूप में किस तरीके से देखता है, ये आपको उस डायरी में देखने को मिलता है। डॉक्टर सत्यनारायण के अलावा ऋतुराज की डायरी आई है पिछले साल। ऋतुराज हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं। हालांकि एक अलग बात है कि ऋतुराज का नाम उस तरीके से कभी साहित्य में नहीं लिया जाता। और मज़ेदार बात यह है कि इन दिनों में इतनी बहस छिड़ी हुई है, उस बहस में भी कहीं ऋतुराज का नाम नहीं आ रहा है। हालांकि ये होता है कि वर्तमान लेखकों के साथ या कलाकारों के साथ पक्षपात कर सकता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास में ठीक ठीक मूल्यांकन होगा, तो इतिहास कभी किसी को बख्शता नहीं है, इतिहास कभी पक्षपात नहीं करता। तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऋतुराज का नाम जो हिंदुस्तान के प्रमुख कवियों में देखा जाएगा। तो ऋतुराज की जो चीन की डायरी है, चीन डायरी के नाम से जो डायरी आई है, उसके अंश हमने बनास जन में पढ़े, मधुमती में पढ़े, और किताब के फॉर्मेट में तो है ही चीन डायरी नाम से। उस डायरी में भारत और चीन जो अलग अलग संस्कृति के देश हैं, तो उन दोनों की जो भिन्नताएं हैं और दोनों के बीच में जो साम्य है, उन दोनों को बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से उन्होंने देखने की कोशिश की है। और इतने छोटे छोटे ब्यौरे हैं उस डायरी में, तो आपको समझ आता है कि किस तरीके से एक जगह जाकर चीन का इंसान और भारत का जो नागरिक है और चीन का जो नागरिक है, दोनों एक जगह मिलकर एक इंसान बनते हैं। और उस डायरी की एक और विशेषता है कि उसमें छोटी छोटी कुछ कविताएं भी है जो उन्होंने चीनी कविताओं को अनुदित किया है। तो ऋतुराज की बड़ी महत्वपूर्ण डायरी जो आई है वो चीन की डायरी है। ऋतुराज के अलावा राजस्थान में मालचंद तिवाड़ी की डायरी है, जिससे हम सब लोग परिचित हैं। आप मुझे विश्वास है आप लोग जानते हैं कि बोरुंदा डायरी का जो गद्य है, जो बिजी के साथ उनके संस्मरण है, वो भी अपने आप में अनूठा है। और उस डायरी को भी पाठकों ने बड़े उत्साह के साथ पढ़ा है और उस पर खूब सारी बात भी हुई है बोरुंदा डायरी पे। इसके अलावा मालचंद तिवाड़ी की एक और डायरी है जिसका नाम है 2 नंबर की बही, वो भी उनकी निजी डायरी है। उसके भी अंश हमको अलग अलग जगह पे पढ़ने को मिले। माधव नागदा भी हमारे समय के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। 80 और 90 दशक में जब ये लोग लिख रहे थे कहानीकार, राजस्थान से एक बड़ी खेप थी, उस खेप में से है माधव नागदा, अच्छे कहानीकार। उनकी जो डायरी है कि फिर कभी बतलाएंगे, तो उनकी जो डायरी है उसको भी हमने मधुमती में उसके अंश पढ़े और बड़े सरल तरीके से माधव नागदा चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। इनके अलावा एक प्रमुख डायरी है मायामृग की, एक चुप्पे शख्स की डायरी। मायामृग भी हमारे समय के बड़े संवेदनशील कवि है, चीज़ों को बड़ी बारीक ढंग से देखते हैं। तो उनकी जो चुप्पे शख्स की डायरी है, तो निश्चित रूप से लगता है कि चुप्पा शख्स कितना बोलता है अपनी डायरी में। हालांकि उन्होंने एक नवाचार किया है, एक छोटे साइज़ में, एक पॉकेट साइज़ में डायरी है और डायरी के अंश भी बड़े छोटे छोटे हैं। और उस डायरी को आप पढ़ोगे तो आपको लगता है कि छोटी चीज़ों में बड़े विस्तार से इन चीज़ों को लिखा गया है। तो मायामृग की भी एक महत्वपूर्ण डायरी है। इसके अलावा हसन जमाल की डायरी भी हमने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ी है। रघुनंदन त्रिवेदी की बड़ी मार्मिक गद्य है, उनका एक अलग तरीके का गद्य है। उसको वो डायरी भी अंश में और कथा देश में छपी थी, उसके कुछ अंश, तो वो भी एक महत्वपूर्ण डायरी है। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, तो मैं जितना जानता हूँ उतना मैंने बताया। हो सकता है मैं कई नाम भूल गया हूँ और कई नामों का मुझे पता भी नहीं हो, क्योंकि राजस्थान में खूब लोग लिख रहे हैं। अगर युवाओं की बात करूँ तो ओम नागर की डायरी। ओम नागर
की डायरी दोनों दो भाग में है, दो तरीके से है, दो भाषाओं में है। एक तो हिंदी में है और एक राजस्थानी में है। हिंदी में तो निब के चिरे से है और राजस्थानी में है वो हाट नाम से है। और युवाओं की अगर बात करूँ तो डॉक्टर जितेंद्र सोनी, उनकी डायरी यादावरी, यादावरी को भी डायरी फॉर्मेट में डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने लिखा और युवाओं ने उसको खूब पढ़ा और उस पर अच्छी खासी बात भी हुई। तो ये महत्वपूर्ण जो डायरियाँ थी जो मेरे ध्यान में थी। इसके अलावा और भी डायरी हो सकती है। तो ये राजस्थान की और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में मैंने डायरी पर मैंने बात की। अब मैं अपनी डायरी पर आता हूँ। मैंने पिछले 8-10 सालों से मैं लिख रहा हूँ डायरी, अलग अलग ऐसे रूटीन से तो नहीं लिखता हूँ, जब भी ऐसे लिखने का मन होता तो लिखता हूँ। लेकिन राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ और दैनिक भास्कर के संयुक्त तत्वावधान में जो युवा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हुई थी, उसमें कथेतर विधा में मैंने अपनी डायरी भेजी थी और उसको प्रथम स्थान मिला था। तो उस की वजह से मुझे थोड़ा और प्रोत्साहन मिला। तो मैंने अपनी जो डायरी थी 8-10 साल की, उसको मैंने एक PDF फॉर्मेट में, डायरी एक किताब फॉर्मेट में लाने की सोची है। तो उस डायरी के कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो लेकिन उसके बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स, कोई सवाल हो तो उनको भी मैं देखूँगा। तो मैं आपको अपनी डायरी सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ। हाँ, रमाकांत जी की स्विस डायरी, मैं भूल गया। रमाकांत जी शर्मा हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक, और उनकी जो स्विस डायरी है वो यात्रा संस्मरण भी है और डायरी के फॉर्मेट में भी लिखी गई है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण डायरी। बिल्कुल किरण जी, आप ठीक करें। हाँ, राजा राम बहादुर की जो स्वयं के विरुद्ध एक प्रकार की डायरी आप कह सकते हैं राजेंद्र देथा, लेकिन वो एक अलग तरीके का गद्य है। ठीक है, अब मैं अपनी डायरी के कुछ अंश सुनाता हूँ। रेगिस्तान के अध बीच में। आपको आवाज़ ठीक से आ रही है? अगर नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स में बताते रहना। 2 जनवरी 2014, नया साल शुरू हो गया है। बेरोजगारी के बादल छंट नहीं पा रहे हैं। मैं खाली हाथ गांव लौटना नहीं चाहता हूँ। अभावों से भरे इस रेगिस्तान में उम्मीद के सिवाय कुछ नहीं उगता। बड़बड़ते थार में अकाल और उम्मीद के बीच हमेशा ठनी रहती है। पिछले बरस जमाना नहीं था, अकाल पड़ गया। खाने लायक बाजरी नहीं हुई, न ही पशुओं के लिए चारा। मीठे पानी के टांकों में एक हाथ भर पानी बचा है। मई जून के तपते तावड़े खारे पानी से कैसे कटेंगे। मैं तीसरी बार जज की परीक्षा में फेल हो गया। उधर घर ही नहीं, पूरे गांव को उम्मीद थी कि इस बार मैं जज बन जाऊंगा। इधर मैं जयपुर के इस 1 रूम फ्लैट में ताफड़े तोड़ रहा हूँ। रेगिस्तान में बचाकर रखी जाने वाली चीज़ है तो वह है चूल्हे में आग। माँ हर बार होली दहन में जाते वक्त कहती है कि आते वक्त होली की आग लेते आना। यहाँ ताउम्र जीवन संघर्ष की आग और चूल्हे की आग दोनों ही मध्यम जलती रहती है। यह आग कभी बुझती नहीं। अगला अंश 17 जून 2014। 48 डिग्री तपते रेगिस्तान में शाएं साएं करती बड़बड़ती लू में कुछ भी साबुत नहीं बचता। आंकड़े तक सूख जाते हैं। खेजड़ी की तीतर छाया भी गाय को घड़ी भर रोक नहीं सकती। नाड़ी का पैंदा सूख कर धरती को चीर रहा है। प्यासे हिरण थक कर कुत्तों के आगे घुटने टेक रहे हैं। इन सब के बीच फोग अपने को हरियाई रखता है और ऊंट अपने भीतर इतना पानी भरकर रखता है कि जब चाहो इसे रेगिस्तान में जहाज की तरह मदद करने को तैयार रहता है। बंतुड़िए के लपेट से उठती लू और नाडी किनारे बैठे नरेगा मजदूर, बोरडी की डाल पर चूनड़ी से बने झूले में झूलते शिशु, उनकी माताएं खेजड़ी के तीतर छाँव में बैठकर हाथ से डिज़ाइन बनाकर चमकीले मोती और कांच के कपड़े पर सुंदर कढ़ाई कर रही हैं। नरेगा मेट मेरा कभी सहपाठी था। 8वीं पास कर उसने पढ़ाई छोड़ दी। इन दिनों वो मेट है।
आज चेकिंग आने वाली है, इसलिए मजदूरों को रोक कर रखा है। फर्जी नाम के बदले कई लोगों को बिठा कर रखा है। सामान्य दिनों में 11 बजे हाजिरी लगाकर निकल जाते हैं। नाड़ी खोदने के नाम पर 2-4 तगारी धूल फेंक देते हैं। मैं दोस्त से पूछता हूँ कि इस धोरे की तलहटी में ये नई नाड़ी खोद रहे हो, वो तो ठीक है, पर इसमें पानी कहाँ से आएगा बिना किसी आगोर के? तो हंसकर मटकी को लुढ़काते हुए लोटा भरता हुआ बोला कि तू शहर जाकर पढ़ा पर गुणिया नहीं। अरे बावड़े, अगर पानी इकट्ठा करने के लिए खोदना होता तो पुरानी जो सरगू वाली नाड़ी थी उसको ही ठीक कर लेते। अगला अंश 20 अगस्त 2014। आज बहन राखी पर गांव से आई हुई है। घर पर मेहमान आए हुए थे। मैंने मटकी से पानी का लोटा भरकर उसे पकड़ाया तो कहा कि खारा पानी क्यों पिला रही हो? शहर जाकर मटकी में भेद करना भूल गया हूँ। पीढ़ियों से घर पर 2 मटकी रखी जाती रही, एक मीठे पानी की जो चाय बनाने और पीने के लिए काम आती है, दूसरी हाथ और बर्तन धोने के लिए। डॉक्टर कलाम जब बाड़मेर आए थे तब उन्होंने बाड़मेर के 2 गांवों के सार्वजनिक कुओं पर खारे पानी से मीठा पानी करने की मशीन लगाने की बात कही थी। उन 2 गांवों में से एक मेरा गांव भी था। इस बार गांव गया तो देखा कि पापा की हिसाब की डायरी में वो न्यूज कटिंग आज भी सुरक्षित पड़ी है। तो जहाँ चीज़ों का अभाव होता है वहाँ उन्हें बड़ी सहेज कर रखा जाता है। रेगिस्तान में पानी घी से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, इसलिए इसे यहाँ तालों में बंद रखा जाता है। मुझे अनुपम मिश्र की किताब आज भी खरे हैं तालाब की याद आती है। अगला अंश है 5 अक्टूबर 2014। आज दिन में बिलोने की छाछ पीकर देर तक सोता रहा। 4 बजे माँ ने कहा कि गाय को तड़े पर पानी पिलाकर ओरण में छोड़ा। गांव के सार्वजनिक कुएं से खारा पानी निकलता है। कहते हैं कि राजा सगर के बेटों ने अपने पिता को रोज नए कुएं का जल पिलाने के नियम की कड़ी में इसे बनाया था। 1992 से पहले यहाँ चड़स और रहट से पानी निकालते थे। गाय पानी पीकर जोगमाया के ओरण की तरफ चल दी। मैं इस कुएं की जगत पर बैठकर लोगों को देख रहा हूँ। पनिहारियाँ खारा पानी अपनी मटकियों में भर रही है। कुछ लोग गधे और ऊँट पर रखी पखाल में पानी भर रहे हैं। एक आध ट्रैक्टर भी पानी की टंकी भरने के इंतजार में खड़े हैं। जेठोबा मुझे पूछते हैं कि तेरी नौकरी कब लगेगी? जल्द, मैं मुस्कुरा के कहता हूँ और धीरे से उस कुएं के भीतर झांकता हूँ जो आसपास के 5 गांवों की प्यास बुझाता है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। 5 नवंबर 2014। नवंबर के आते ही ये तपता रेगिस्तान ठंडा पड़ने लगता है। ये मई जून के 45 डिग्री पर तपता है तो दिसंबर जनवरी में 10 डिग्री से माइनस की तरफ जमने लगता है। यहाँ दोनों ही स्थितियाँ प्रतिकूल हैं। शाम होते ही गायें लौट रही हैं। मैं शेरोबाग के पास बैठकर गांव के हालचाल पूछ रहा हूँ। 60 पार के कुछ ही लोग गांव में बचे हैं। शेरोबाग की आवाज़ अब ऊंडी हो गई है और धीमी भी। मैं उनके चेहरे पर मौत का खौफ देख रहा हूँ। उनकी रंगीन पगड़ी खाकी में बदल चुकी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि बा, गांव में हवा शुद्ध, पीने का बरसाती पालर पानी और खाने को खेत की देशी बाजरी, काचर और ग्वारफली का साग है और गाय का घी है, फिर भी गांव में 80 साल का कोई नहीं। मैं सुनने को अधीर था, मगर शेरोबा रोइड़े की तरह निश्चिंत। देर तक अपनी गहरी धंसी आंखों से सूने पड़े गांव की तरफ देखते हुए बोले कि बेटा, इस रेगिस्तान में जहाँ कुछ नहीं पनपता, वहाँ खुद के भीतर संवेदना को बचाए हम अकाल के थपेड़े झेलते इतने साल जिंदा रहे।
क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं उनका मुंह देखता रहा और वे धीरे से पगर की पहन घर की ओर चल दिए। 10 नवंबर 2014। दिन भर घर बैठा रसूल हमजाताओं को पढ़ता रहा। पढ़ते हुए कई बार लगता है कि दागिस्तान और रेगिस्तान में ज़्यादा फर्क नहीं है। अपने क्षेत्र, पहनावे और खाने को लेकर जो चिंताएं यहाँ के लोगों में हैं, वही दागिस्तानी गांव की एक माँ की अवार भाषा को लेकर है। बाड़मेर जैसलमेर में लोग एक साथ 5 मिश्रित भाषा बोलते हैं, जिसमें राजस्थानी के अलावा गुजराती, सिंधी, पंजाबी और धाटी का पुट है। कभी लोगों को और संस्कृतियों को समझने के लिए व्यापार मार्ग और वैवाहिक संबंध महती भूमिका निभाते थे। वहीं आज इंटरनेट ने इस चीज़ को ले रखा है। माँ गुजरात से हैं, वो विवाह के 35 साल बाद भी गुजराती लहजा छोड़ नहीं पा रही है। गांव में कई औरतें पाकिस्तान की हैं, कुछ गुजरात की हैं, कुछ शेखावटी की हैं, मगर आज भी उनका भाषाई प्रेम छूट नहीं रहा है। तो क्या रसूल की माँ की तरह उनकी माएँ भी पूछती होगी कि उनकी बेटी ने किस भाषा में मेरे समाचार पूछे? 15 नवंबर। मैं तो ओम प्रकाश भाटिया साहब लिख रहे हैं कि साठी का तड़ा और साठी का। मैंने बिल्कुल सर, बिल्कुल। किरण राजपुरोहित कह रही है कि आज भी खरे हैं तालाब की ऐतिहासिकता मुझे आकर्षित करती है। निश्चित रूप से अनुपम मिश्र ने मारवाड़ को लेके खूब लिखा उस किताब में। मैं अगला अंश पढ़ता हूँ। 15 नवंबर 2014। पापा बाड़मेर से अनाज रखने की लोहे की बड़ी टंकी ले आए हैं, जिसमें 1-2 बोरी अनाज आ सकता है। मैं दादीसा के पास बैठा दोपहरी में राब और छाछ खा रहा हूँ। दादीसा धीरे से बोलते हुए बता रहे हैं कि घर में जब तक धान रखने के लिए मिट्टी के कोठार बने हुए थे, तो उनमें 2-2 साल तक खाने की बाजरी भरी हुई रहती थी। लेकिन जब से ये पक्के मकान बने हैं और ये लोहे की कोठियाँ आई है, तब से 4-6 महीने चलने लायक भी बाजरी नहीं होती खेतों में। टाइम कितो बदल गयो। उनके निश्वास की वजह मैं समझ सकता हूँ। इक्कीस नवंबर 2014। 9 बजते ही गांव के लोग धीरे धीरे खिसक कर बस स्टेशन की तरफ आ जाते हैं। शहर से आने वाली ये पहली बस है, इसमें अखबार आएगा। लोग अखबार पढ़ते हैं, देश दुनिया की बात करते हैं, फिर गांव की बात करते हैं। राम सिंह बा राण जी को बता रहे हैं कि आज से 10 साल पहले इस ओरण में इतनी बोरड़ियाँ थी कि हम लोग ताली देकर छुप जाते थे तो मिलते नहीं थे। चरती हुई गायें दिखाई नहीं देती थी। पर जब से ये विदेशी बबूल आए हैं, तब से ओरण में बोरड़ी गायब हो गई। अब इसके मात्र 2 पेड़ बचे हैं। इस चर्चा में राम सिंह बा न जाने कितनी चीज़ों के गायब होने की बात करते हुए अफसोस जता रहे हैं। इधर मैं इनकी बातचीत सुनते हुए अखबार के संपादकीय में भूमंडलीकरण के प्रभाव पर मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह का आलेख पढ़ रहा हूँ। 22 जनवरी 2015। जेके के से पुर्तगाली बैंड को सुनकर लौटा हूँ। वो वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। भारत से दिल्ली, जयपुर, कोलकाता में अपना शो करेंगे। पोलिश भाषा को नहीं समझते हुए भी हमने उनके फोक म्यूजिक का आनंद उठाया और बैंड ने लास्ट में एक सूफी सॉन्ग सुनाया, जिसका म्यूजिक अभी तक दिमाग से निकल नहीं रहा है। मैं कमरे पर आकर राजस्थानी फोक लगा देता हूँ। ठेठ रेगिस्तानी आवाज़ में बाबू खां मंगड़ियार का गाना सुन रहा हूँ। मैं इस वक्त पुर्तगाली हो रखा हूँ। उसका संगीत मेरे भीतर उतरने लगता है। मुझे रात के गहराने के साथ थार याद आने लगता है। महानगर के इस कमरे में घुटने लगता हूँ। अब
मुक्त भी कर दो, इस तरह भी कोई याद करेगा भला रेगिस्तान तुझे। और तुम हो कि भरमाते हो तपती सड़क पर पसरी मृग मरीचिका की तरह मुझे। सोनाराम जी लिख रहे मरुस्थल के मानवीय उत्कट जिजीविसा रही जो जिनकी की अमिट कथाएं हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। महेश जी लिख रहे कि डायरी इतिहास बनाती है और कभी कभी बनाती भी है। निश्चित रूप से सर, डायरी अपने आप में इतिहास के दस्तावेज है। अगला अंश में पढ़ता हूँ। 16 फरवरी 2015 मित्र हिंदू सिंह के राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर उनके गांव में पार्टी थी। भारत पाक के पश्चिमी बॉर्डर का अंतिम गांव है केलनौर, जो हमें बॉर्डर दिखाने ले जाते हैं। बाड़मेर के दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ सूखा भुरंट अभी तक है। हमने जींस ऊपर कर ली। बीएसएफ के अफसर हमें पाकिस्तान के गांव दिखा रहे हैं, लेकिन हमें कोई आनंद नहीं आ रहा है। हमारे जैसे खेत, लोग, पेड़ पौधे, पक्षी, कोई फर्क नहीं, सिवाय बीच में लंबी और ऊंची तारों के बाढ़ के। धोरे के उस पार है मीरपुर खास, और तो इस पार है बाड़मेर। दोनों में कोई फर्क नहीं। मुझे कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान की याद आती है। 27 फरवरी बाड़मेर जैसलमेर में शोक ज़्यादा लंबा नहीं मनाया जाता। रिश्तेदार जल्दी शोक तुड़वाने घर पहुंच जाते हैं। लंबा शोक मनाना भीतर से टूटना होता है। और रेगिस्तान में उम्मीद और सपने कभी टूटते नहीं हैं। यहाँ तो टूटे हुए ऊँट को गोली दाग दी जाती है। मैं जब भी गांव लौटता हूँ तो एक दो लोगों को गायब पाता हूँ। मेरे स्मृति कोश में उनके नहीं रहने की घटना इतनी घनीभूत नहीं हो पाती है। इसलिए पश्चिम के दौरे से उठती आंधी के साथ मैं चौंक जाता हूँ कि वे शहर से सामान लेकर सांझ वाली बस से लौट ही रहे होंगे। शहरों के बजाय गांव में किसी का जाना आपको ज़्यादा खाली महसूस करवाता है। क्या जलाल भील, रत्नो सुथार, डूंगरो नाई, पुरखा मेवाल और पानी खान मंगड़ियार मेरी स्मृति कोश में मर गए की तरह सेव हो पाएंगे? जब तक मेरे भीतर गांव जिंदा है तब तक शायद नहीं। बिल्कुल, प्रतिभा जी लिख रही है कमलेश्वर का उपन्यास बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से। नीलिमा टिक्कू मैम लिख रही है कि रेगिस्तान में सपने उम्मीद कभी टूटते नहीं। बिल्कुल मैम, और लोगों के पास और है ही कुछ नहीं, और इसी के बलबूते पे हम जिंदा हैं। अगला अंश में पढ़ता हूँ। 1 अप्रैल 2015 इस बार आखातीज को शहर से गांव लौटा हूँ। मेरे देखे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के लिए होली और दिवाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता था आखातीज। किसान वैशाख के महीने में सुगंध देखते थे कि इस बरस बारिश कैसी रहेगी, किस फसल में कितनी तेजी रहेगी। और आखातीज के अबूझ सावों में गांव में धूम रहती थी। खाने को गुड़ की बनी गुड़वानी और बाजरे का खींच मिलता था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में गांव खाली हो गए और त्यौहार सूने हो गए। बाहर कमाने वाला युवा अब वार त्यौहार गांव नहीं लौटता। गांव की हथाई को टीवी और मोबाइल ने खा लिया। मैं देर तक कोठड़ी में बैठा रहा। कोई 5-6 लोग पिताजी के पास मिलने आए और सबकी एक ही चिंता थी कि गांव जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इधर मैं शहर की चिंता में डरा हुआ हूँ कि गांव में हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर था। खाने के लिए 12 माह तक की बाजरी होती थी, केर, सांगरी, काचर की सूखी सब्जियाँ, पीने के लिए टांकों में बारिश का पानी, जलाने के लिए ईंधन और गाय का घी, दूध, दही। और इधर शहर में गैस, दूध, पानी, सब्जी और आटे के लिए रोज थैला लटकाए घूमूं। तो आखिर क्या है शहर में जो गांव खाली हो रहे हैं? गांवों का खत्म होना कोई आकस्मिक नहीं था। ये इतनी सुनियोजित और धीमी प्रक्रिया थी जिसे शायद अर्थशास्त्री जयाद्रेज और अमर्त्य सेन भी नहीं समझ सके।
7 जून 2015। सुथार साहब की क्लास में आते हुए 4 महीने हो गए। मैं इंग्लिश मीडियम में गिटपिट करते लड़के लड़कियों से सहमा हुआ हूँ कि आज तक सर से कोई सवाल नहीं पूछ पाया। आज क्लास के बाद इंग्लिश मीडियम की एक लड़की ने बातों के दौरान पूछा कि तुम्हारे वहाँ क्या उगता है। मेरे मुंह से अचानक निकला कि रेगिस्तान वो खेत हैं जहाँ सिर्फ उम्मीद बोई जाती है। रेगिस्तान वो खेत हैं जहाँ सिर्फ उम्मीदों की बाजरी बोई जाती है जेठ और आषाढ़ के महीनों में। 3 अगस्त 2015। याद देह पर बने वो निशान हैं जो दर्द भले न दे पर भीतर से एक सिहरन ताउम्र बनाए रखती है। ये ठीक वैसा है जैसा छपनी अकाल में खेजड़ी की छाल और भुरंट की रोटी खाकर जिंदा रहा व्यक्ति आज गेहूं को गोदाम में सड़ते देख भूख की याद में आज भी सिहर जाता है। 30 सितंबर 2015। निर्मल वर्मा का उपन्यास वे दिन पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते रायना पराग छोड़ वियना लौटने वाली है। मैं नहीं चाहता ये उपन्यास इतना जल्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए जानबूझकर छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ता हूँ। देर तक प्राग, वोदका और ठंड मेरे आसपास पसरी रहती है। अलगाव कितना असहनीय है, उस समय का लिखा उपन्यास आज मुझे जयपुर की इस रात में हिला रहा है। मैं 5वें अध्याय पर आकर रुक जाता हूँ। बुक नोट डालकर बाहर आ जाता हूँ। बाहर ठंडी हवा चल रही है। अश्विन का आसमान ऊपर चढ़ आया है। आज 14 का चांद खिल रहा है पास में। उसे देख मारिया की तरह मुझे भी अपने गांव की याद आती है। अश्विन के शुरुआती दिनों में श्राद्ध मनाए जाते हैं और हर दिन पूरे गांव को जीवन मिलता है। तो क्या मुझे भी मारिया की तरह प्राग से वियना लौट जाना चाहिए? स्मिता पीएस लिख रहे हैं कि उम्मीदों की बाजरी। बिल्कुल मैम, यहाँ उम्मीदों की बाजरी ही उगाई जाती है। 7 अक्टूबर 2015। राज मंदिर से मूवी देखकर वापस लौट रहे थे तो मैंने जानबूझकर उस स्कूटी को जनपथ की ओर न ले जाकर एमआई रोड की तरफ ले गया। मैं चाहता था उसे इंडियन कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी के बहाने थोड़ी देर और रोक सकूं, मगर वहाँ वन वे था तो वापस आना पड़ा। उसने मुझसे चिढ़ते हुए कहा कि गधे कहीं के, पहले पूछ तो लेते, चलो पीछे बैठो। स्टैच्यू सर्किल पार करते हुए मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने कभी गधे देखे? उसने कहा हाँ, 1-2 बार जू में। मैंने कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव के गोचर में भरी दोपहरी में गधे पकड़कर उस पर बैठा करते थे। रियली क्रेजी? वो नज़दीक सटती हुई बोली कि तुम कितने गंदे रहते थे बचपन में। इस वक्त हवा में उड़ते बालों से उठती शैम्पू की गंध और देह से महंगे डियो की खुशबू को महसूस करते हुए जवानी में इस राजपथ पर कम से कम खुद को साफ सुथरा महसूस कर रहा हूँ। छब्बीस नवंबर 2015। आज पाबूजी की पड़ गांव में बांची गई। कई सालों बाद मैंने इस विधा को देखा। ऊंट, गाड़ी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से ढाणियों में रहने वाले लोग, लुगाई और बच्चे आ रहे हैं। गांव में कहानी की श्रुति परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक वाचक पाबूजी राठौड़ की वीर गाथा सुना रहा है तो भोपा भोपी नाच दिखा रहे हैं। पीछे कपड़े पर पूरी जीवन गाथा मांडी हुई है। यहाँ सुख दुख व्यक्तिगत नहीं होकर सामूहिक होते हैं। चाहे विवाह हो, मरण हो या फिर उत्सव, सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। बीस मई 2016। पिछले कुछ दिनों से अमृता और इमरोज के खतों से भीग रखा हूँ। अपने रेगिस्तानी गांव में बने झोपड़े के बाहर
खाट डालकर उस पत्र को बार बार पढ़ रहा हूँ जो उसने डैन्यूब नदी के किनारे झिलमिलाती रात में हंगरी के शहर बुडापेस्ट से लिखा था, जिसमें वो हंगरी में अच्छी चाय नहीं मिलने की शिकायत करती है। इधर मैं बकरी के दूध की बनी खालिश चाय पीते हुए अमृता को जला रहा हूँ। दूसरा खत वो बीपीटी से लिखती हुई कहती है, बीपीटी मतलब रोमानिया में अर्थ होता है हर मनुष्य की लाइब्रेरी। दूसरा खत वो बीपीटी से लिखती हुई कहती है कि हर रोमानियन पहली तारीख को तनख्वाह लेकर सबसे पहले किताबों की दुकान पर जाता है। कितने दीवाने लोग होंगे वो। अगला खत उसने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से एक सम्मान समारोह के बारे में लिखा है, जिसमें लेखक हाइनरिक बाउल अवार्ड लेते हुए कहता है कि मुझे इंसानी जज्बात की पैरवी करने के लिए यह इनाम दिया जा रहा है, मगर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है क्योंकि यहाँ से कुछ दूर वियतनाम पर बम गिराए जा रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता। उधर अमृता फ्रैंकफर्ट में गेटे और स्टुगार्ट में शीलर का प्राचीन घर देखकर सोच रही हैं कि इस देश ने कितने फिलोसोफर दिए, और साथ में हिटलर भी। इधर मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को देख मेरी अमृता को मिस कर रहा हूँ। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ से कमेंट्स आ रहा कि गांव में गधे की सवारी हमने भी की है। बिल्कुल, जो लोग गांव में रहे हैं तो वो तो वंचित नहीं हुए होंगे इस सुख से। 30 जून 2016। कसा हुआ गद्य लिखने का मतलब है हवा को अपने चित्र में पेंट करना। गद्यकार का ये मास्टर स्ट्रोक होता है कि पाठक पढ़ते वक्त ठीक वैसा ही बिंब बनाए जैसा रचते वक्त उसने सोचा था। मैं हाई नोट्स के साथ कुछ लिखना चाहता हूँ, पर जगजीत मेरे आड़े आ जाते हैं। मेरे लिए प्रेम तेज उत्तेजना नहीं, धीमा नशा है। जैसे विमल डे महातीर्थ के अंतिम यात्री में उस युवा साधु की आंख में देखते हैं जो पिछले 48 घंटे की समाधि से उठा है। प्रेम कपालभाति के बाद ठहरी हुई सांस की तरह है। 11 जुलाई 2016। दिन भर तपते तावड़े में भूताड़िए से भागने के बाद भी एक आध घंटा बचाता हूँ ताकि पढ़ सकूँ सिराने रखे स्मृतियों के खंडित कोलाज को और सो सकूँ एक पाठक की गहरी नींद। फ्रांस की चर्चित और विद्रोही लेखिका अनाइस नीम लिखती है कि वी राइट टू टेस्ट लाइफ ट्वाइस in the moment and in the retrospect. We write to test life twice in the moment and in the retrospect. यानी कि मुझे लगता है कि डायरी लिखना भी ठीक वैसा ही है कि हम उस पल को जीना चाहते हैं, फिर बार बार उसमें उतरना चाहते हैं। 28 जुलाई। रात के 1:15 बज रहे हैं। बाहर से उठती माटी की गंध एक निमंत्रण सा देती है। बाहर जाकर देखता हूँ आधी रात को सावन चुपचाप बरस रहा है, जैसे आधी रात को दो युगल मिल रहे हो और गंध खिल रही हो रात रानी सी। मुझे याद आता है प्रेमी युगल को देखते हुए उनको डिस्टर्ब करना पाप है। मैं भीतर आता हूँ और फिर से उपन्यास खोलता हूँ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पेरिस के किसी रेस्तरां में एक युवा लेखक आलोचकों से भिड़ रहा है नैतिकता और जीवन को लेकर। मुझे याद आता है कि घड़ी भर पहले माटी की गंध से देह की गंध की याद आ गई थी कि क्या ये नैतिक है या इसका एहसास भर अनैतिक है। लस्ट फॉर लाइफ को सीने पर रखकर सोचता रहा कि कानून में कई बार मोटिव और इंटेंशन मात्र ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। उसके लिए सच में कोई आपराधिक कार्य करना जरूरी नहीं है। 28 दिसंबर 2016।
आज से 40 साल पहले जयपुर के रोडों पर ताफड़े तोड़ते हुए किसी नौजवान को भले मित्र ने कहा था कि लेखक वेखक तुमसे नहीं बना जाएगा, इसलिए अच्छा है गांव चले जाओ। उसने अजमेरी गेट के उस पान की दुकान के पास सिगरेट का अंतिम कश लेते हुए कहा था कि मैं इस शहर को जीत कर जाऊंगा, हार कर कभी गांव नहीं लौटूंगा। कभी इसी तरह द हैग में तरिस्तिंग ने वॉन गॉग को कहा था कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरा कुछ फर्ज बनता है, तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए, खुद को बचा लेने को विंसेंट, तुम्हारे पास अब भी समय है, बशर्ते तुम जल्दी कुछ करो। तुम कलाकार नहीं बन सकते, तुम्हें जीवन में अपना रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि मैं कलाकारों के बारे में कभी गलती नहीं करता। लस्ट फॉर लाइफ पढ़ते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज चमका, डॉक्टर सत्यनारायण को बिहारी पुरस्कार। सत्ताईस अप्रैल 2017। पिछले दिनों लवलीन के पत्र पढ़े। स्वदेश दीपक की तरह लेखक, समकालीन कहानी में बड़ा नाम, मगर भीतर से बेहद नाजुक और खंडित व्यक्तित्व, अपनी मुक्ति के लिए ताउम्र तड़पती हिरणी सी। सत्यनारायण जी उनके बेहद करीबी दोस्त थे, इसलिए इन पत्रों से गुजरते हुए एक लेखक को निजी स्तर पर समझने के था में हूँ कि हमारा ये जीवन कितनी परतों से बना हुआ है। जिसे ऊपर उठाकर उगाड़ोगे तो हर बार नया पाओगे। मुझे खलील जिब्रान याद आ रहे हैं कि पीड़ा और अज्ञान परम उल्लास और ज्ञान की ओर ले जाते हैं, क्योंकि परम पुरुष ने आकाश के नीचे किसी भी वस्तु की व्यर्थ रचना नहीं की है। 18 जुलाई 2017। कई बार इस रेत के बवंडर को देखकर लगता है कि ये दिल की आग है जो इस बड़बड़ती लू के साथ चलती है। आग कैसी भी हो, चाहे दिल की हो, पेट की हो या फिर क्रिएशन की हो, आपको पकाती है। विंसेंट गॉग जब थक हार कर अपने दोस्त वाइशनब्रुक के पास जाता है तो उसका भी यही जवाब होता है कि जो आदमी कभी दुखी नहीं हुआ, वॉन गॉग उसके पास चित्र बनाने को कुछ नहीं होता। खुशी केवल गायों और व्यापारियों पर फबती है, कलाकार दर्द पर जीवित रहते हैं। अगर तुम भूखे, निराश और गरीब हो तो कृतज्ञ हो कि ईश्वर तुम पर कृपालु है। मार्च 2018। ओम प्रकाश भाटिया साहब कह रहे हैं कि सत्यनारायण जी जयपुरी ने सारे हिंदी जगत को जीत लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 6 मार्च 2018। दीवार पर टंगी घड़ी ने जागकर अलसाते हुए रात की 3 बजाए हैं। थोड़ा पानी पीकर फिर से गाब्रियल मार्केस का नोबेल पुरस्कार भाषण पढ़ता हूँ। वे कहते हैं कि हम चारों ओर जिस खौफनाक सत्य से घिरे हैं वो हमें बेचैन करता है, पर मेरे जैसे कथाकार हर संभावना पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। हम चारों ओर जिस खौफनाक सत्य से घिरे हैं वो हमें बेचैन करता है, पर मेरे जैसे कथाकार हर संभावना पर विश्वास करने के लिए तैयार है। इसे पढ़ते हुए इस वक्त मुझे लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया और जोधपुर शहर के हालातों में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। चैन सिंह जी परियार साहब लिख रहे हैं कि सत्यनारायण जी अनूठे और शब्द के अद्भुत कारीगर। बिल्कुल सर, सत्यनारायण जी ने तो अपनी खुद की भाषा खड़ी की है, अपना अलग तरीके से अपना गद्य लिखते हैं। 31 मार्च 2018। आज छुट्टी का दिन है। मैं और बेटी छत पर दादीसा के पास खाट पर बैठ जाते हैं। आसमान में हल्के से बादल हैं, ठंडी हवा भी है। दादीसा गांव से आए हुए हैं
उनकी 72 साल उम्र होगी, लेकिन जोधपुर जैसा बड़ा शहर जीवन में पहली बार देख रहे हैं। हर चीज़ को कुतूहल से देख रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, खूब सारा ट्रैफिक, सजी हुई दुकानें, खूब सारी भीड़। पास के चंपा पर बैठी कोयल बोल रही हैं। दादीसा और बेटी चौंक जाते हैं। दादीसा इसलिए कि हमारे रेगिस्तानी गांव में कोयल नहीं होती, और 7 माह की बेटी इसलिए कि हर आवाज़ उसके लिए नयापन लिए हुए है। लीलो मुल्क है। दादीसा क्वार्टर के बाहर घने पेड़ों को देखते हुए कहते हैं। हाँ, मैं मुस्कुरा के कहता हूँ। उनको ये पता नहीं कि बाड़मेर जैसलमेर की तरह जोधपुर भी थार के रेगिस्तान का ही हिस्सा है। बेटी आसमान में रूह के सफ़ेद फाएं देख हंसती है, तो कभी गुड़हल पर उड़ती तितली को देखकर अचंभित होकर उनको देखती है, कभी दूर जाती गाड़ियों के शोर को पकड़ने की कोशिश करती है। अभी आसमान, हवा, तितली और ये फूल, यही उसकी दुनिया है। इधर मेरी नज़र अखबार पर है। शेयर मार्केट के भाव गिरे, लौकी और भिंडी के भाव आसमान को छू रहे हैं। स्कूटी चलाती महिला का पर्स बदमाशों ने छीना। सीरिया में रासायनिक बम से मरने वाले बच्चों की संख्या हुई 40 पार। मैं अखबार को खाट पर फेंक कर बच्ची को लेकर नीचे उतर आता हूँ। हम लोग पौधों को पानी देने लगते हैं, फिर गाड़ी धोने लगता हूँ। दादीसा पूछते हैं कि पानी कहाँ से आता है। हिमालय से, गंगा जी से, मैंने जवाब दिया। ठेठ वहाँ से? हाँ, नहर से आता है, इंदिरा गांधी नहर, मैं जवाब देता हूँ। दादी साहब फिर पूछते हैं कि इतने बड़े शहर में 2 दिन पानी नहीं आया तो क्या करोगे। मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मेरे पूर्वज रेगिस्तान से हैं। आज भी घर पर 2-4 टांके हैं जिनमें 2 साल तक का मीठा पानी संग्रहित है। मैं नली से गाड़ी धोना बंद कर फेसबुक खोलता हूँ और दुनियावी चिंताओं पर अफसोस जताते हुए कमेंट्स करने लगता हूँ। सात अप्रैल 2018। मेरे दोस्त कप्तान का फ़ोन आया कि आज वो बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा सुमेर को ब्लड कैंसर हो गया। मैं चुप था। मेरी समझ में नहीं आया इस वक्त क्या शब्द बोलने चाहिए। न ईश्वर, न डॉक्टर, न ही भाग्य। क्या मेरा कोई वाक्य उसे सांत्वना दे सकता है? क्या दुख को शब्दों से थपेड़ा जा सकता है? मैं देर तक चुप रहा। उसने फ़ोन रख दिया। मैं सोचता रहा कि अगर खुशी की खबर होती तो हम उसे 1000 तरीके से व्यक्त कर देते, मगर दुख को कैसे बांटे, इसलिए चुप रह जाते हैं। सच में दुख हमेशा अकेले में आगल खटखटाता है। सत्रह अप्रैल 2018। सत्यनारायण जी का फ़ोन आया है। वे जयपुर से लौट आए हैं। उनका जोधपुर लौटना मेरे लिए तपती दोपहरी में नीम की छाया सा सुखकर होता है। जयपुर के साहित्य प्रेमी ये चाहते हैं कि वे जयपुर में रहें और जोधपुर वाले अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए उनका मन और शरीर हमेशा अलग अलग जगहों पर रहता है। उन्हें 8-10 दिन बाद बिहारी पुरस्कार मिलेगा। वे बरामदे में बाहर बैठ मेरा इंतजार कर रहे थे। इस बार वे मुझे थके हुए दिखे। दाढ़ी भी ज़्यादा बड़ी हुई थी। मन कर रहा था कि उनसे पूछूं। उनके बड़े भाई का निधन हो गया पिछले दिनों। उस मौत का खौफ अभी तक उनके चेहरे पर था। बड़े भाई की मृत्यु के साथ ही भीतर से भाई भी मर जाता होगा शायद, पर मैंने उनको कुछ कहा नहीं। बाप और गुरु के शरीर को थकते देखना आपको अंदर तक हिला देता है। सत्यनारायण जी मेरे गुरु हैं, मेरे पिता भी, मेरे दोस्त भी, और इन सब से बढ़कर मेरे प्रेमी। मैं उन्हें बेहद प्रेम करता हूँ, इसलिए प्रेमी वाला रिश्ता ज़्यादा करीब पाता हूँ। वैसे वे सच में सूफ़ी दरवेश हैं जिन्हें हर कोई प्रेमी मानता है। आप में से सब लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ।
वे कमेंट्स में लिख रहे हैं उनका नाम, वे सब प्रेमी हैं। हम देर तक बातें करते रहे। वे बता रहे थे कि किसी लेखक ने लिखा है कि उसने गरीबी का मजा लिया। सत्यनारायण जी कहते हैं कि सच तो ये है कि जब आप गरीबी भुगत रहे होते हो तो आपको आनंद नहीं आता, आपको दुख की प्रतीति होती है, आप उसमें कभी भी वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए आनंद नहीं आ सकता उस वक्त। वे 8-10 किताबों के नाम बताते रहे और पूछते रहे, पढ़ी क्या, तूने पढ़ी है क्या? मेरे पास नहीं के सिवाय कोई उत्तर नहीं था और उनके चेहरे पर हल्का सख्तपन। वे चाहते हैं कि मैं लिखने से ज़्यादा अच्छी किताबें पढूं। उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए मुझे सलाह दी कि सिद्धार्थ वल्लभ का उपन्यास कठघरे पढ़ा जाना चाहिए। 29 जून 2018। डॉक्टर सत्यनारायण एक बार बता रहे थे कि रघु जी की मृत्यु पर उनका करीबी दोस्त शमशान घाट से जलती चिता को छोड़कर जरूरी फोन का बहाना बनाकर निकल गया। उस वक्त उनके भीतर कितना गहरा बोध भरा होगा। एक तरफ मृत दोस्त की जलती चिता और दूसरी तरफ जिंदा दोस्त के इससे भी जरूरी काम। क्या वे उस वक्त रोए होंगे, हंसे होंगे या फिर विभत्स घृणा से भर गए होंगे, पता नहीं। 30 जून 2018। लेखकों की डायरियां नितांत निजी त्रासदियों से भरी हुई होती हैं, जिनके हर दूसरे पन्ने पर इस टिप्पणी के साथ लौटे हुए पत्र संलग्न होते हैं कि पाने वाले ने लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए किसी लेखक की डायरी पढ़ना खुद की स्मृतियों पर अंगुली रखने जैसा होता है। डायरी के अंत में पाठक खुद को ही गिरा पाता है, इसलिए अच्छा यही है कि याद के खरूंट को कुरेदा नहीं जाए। धन्यवाद। तो ये थी मेरी डायरी के कुछ अंश जो मैंने आपको सुनाया, और आप लोगों ने बड़े प्रेम से इनको सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस बीच में आपके कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो अपन उस पर बात कर सकते हैं, या आप कुछ बात करना चाहे तो, वरना एक टाइम काफ़ी हो गया है, जो एक निश्चित समय था 1 घंटे का वो हो गया है। तो हम इस लाइव सेशन को फिर यहाँ इसका समापन करते हैं। एक बार मैं फिर से कमेंट्स देख लेता हूँ, अगर किसी के कोई कमेंट्स में कोई सवाल हो। प्रतिभा जी लिखते हैं कि दुख हमेशा अकेले में आगल खटखटाते हैं। निश्चित रूप से ये सत्यनारायण जी की कविता की एक लाइन है। नीलिमा टिक्कू मैम लिख रही है कि क्या दुख को शब्दों में थपेड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं मैम। निर्मला डोसी जी लिख रहे हैं कि सहजता से लिखी गई डायरी। धन्यवाद मैम। बंसी बैरागी भाई लिख रहे हैं कि डायरी और कहानी में विदेशी लेखक रचनाओं को जिक्र आता रहता है। जी भैया। स्मिता पीएस लिख रहे हैं कि सच का आग कोई भी हो पकाती। निश्चित रूप से कलाकारों के लिए तो यही होता है, और कलाकार दर्द पे ही जीवित रहता है। राजेंद्र देथा लिख रहे हैं कि मुझे भी किसी ने कहा था कि क्यों भ्रम पाल रहे हो। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके बारे में भी लोग यूं ही कहेंगे। सुनीता बिस्नोलिया लिख रही है कि उम्मीदों की बाजरी बोई जाती है। बिल्कुल।
प्रदीप कुमार गर्ग लिख रहे हैं कि आपने जोधपुर शहर के बारे में भी बहुत सुंदर लिखा। मैं जोधपुर काफ़ी समय रहा और कुछ समय जयपुर में रहा और बाड़मेर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो इन तीनों की चीज़ें डायरी में आना स्वाभाविक है। शिल्पी कुलदीप उपाध्याय लिख रहे हैं गांव जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए हो रहे हैं कि गांव में जो लोगों को रोकने की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, तो लोग क्यों रुकेंगे गांव में। आशा शर्मा बीकानेर से लिख रही है, बढ़िया, धन्यवाद मैम। AF नज़र लिख रहे हैं, बेहतरीन, शुक्रिया सर। तो मुझे लगता है कि मोटे मोटे जो आपके कोई सवाल तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, तो ये था। प्रेमचंद गांधी सर लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे डायरी कंस पढ़े, आपने अपनी रचनाशीलता और संवेदनशीलता का उत्साह दिलाते। थैंक यू सर। आप जैसे वरिष्ठ लोग इस तरीके से हमें मंच देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, हमें आगे करते हैं, तो एक बड़ी बात है। तो मैं राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ प्रदेश का बहुत बहुत आभारी हूँ, और अध्यक्ष जी का, ऋतुराज, और आपका, और ईश मधु तलवार सर का, और पूरी कार्यकारिणी का, कि आपने मेरे जैसे नए लोगों को मौका दिया, हमारे पे भरोसा किया और हमें अपनी बात रखने के लिए मंच दिया। जबकि इस समय बड़ी बहस ये चल रही है कि युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, और इस बीच बहस में आपने मुझे मौका दिया, मुझे अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो डायरी के अंश हैं आपको पसंद आए होंगे। ये जल्दी ही किताब के फॉर्मेट में भी आने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि इसे फिनिश किया जाए। आप सभी का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत आभार, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार सर का आभार, ऋतुराज जी का आभार, प्रेमचंद गांधी सर का आभार, पूरी कार्यकारिणी का आभार, और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का भी आभार कि ये मुझे मंच प्रदान किया, इस पर मुझे मौका दिया बात करने का। थैंक यू सर।